स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अखिलेश यादव मेन अपोजिशन दल है, वहां पर उनको कुछ तनाव तो हो ही रहा होगा। अब वहां जो इस वक्त चल रहा है मामला, वो सीधे सीधे आप कहिए 80-20 की पिच पर उसको योगी जी ले गए। नमाज वाला बयान देकर के सीधे उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया अपना। अखिलेश यादव ने इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि वो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं। वो हनुमान जी को भी याद करते हैं, वो अपना जो कि मंदिर बना रहे हैं इटावा में वो भी दिखाते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम होती है कि मैं भंडारे में आ गया तो मैं राजनीति करने के लिए आया हूं, तो मुझे नाम बता देना, मैं उनको प्रसाद भिजवाऊंगा। प्रसाद एक्चुअली वो कल सच में बांट रहे थे। कल वो एक भंडारे में गए हुए थे, वहां उन्होंने हनुमान जी की आरती की और उसके बाद लोगों को खुद अपने हाथ से प्रसाद बांटा। यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का वो सड़क पर नमाज पढ़ने वाला जो बयान है वो खूब चल रहा है। अखिलेश यादव कल जब थे यहां इस कार्यक्रम में, तो जाहिर है कि उनसे मीडिया वो सवाल पूछती और पूछा गया। तो अखिलेश यादव के लिए ये कैच 22 सिचुएशन है। क्या कहें, सड़क पर नमाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप कहेंगे नहीं होनी चाहिए तो वो नाराज होगा जो उनके सबसे करीब है, और अगर वो कहेंगे कि होनी चाहिए नमाज तो फिर दूसरे वर्ग में रिएक्शन होगा। तो देखते हैं क्या वो बैलेंस साध पाए अखिलेश यादव का बयान। हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी, बताओ लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफई अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। ये जवाब था। सर आप कुछ बात बन पाई? नहीं, अखिलेश जी इतने तंज के अंदाज में क्यों रहते हैं मुझे नहीं समझ आता। अब इसी चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई घर में आपकी मरनी हुई है, मंदिर तो इतना दिन आदमी जाता नहीं, कम से कम 13 दिन तो नहीं जाते हैं ना। भाई सगा मतलब अगर आप ये हिंदू होने की ये सब बात कर रहे हैं तो या तो आप कहिए कि हम ठीक है, हमारे काम अपने हैं, हम उसमें ये सब नहीं करेंगे। दोनों एक साथ नहीं चल सकता है ना। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि अभी तो अखिलेश जी के यहाँ भाई का ही तो निधन हुआ है, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं, राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई 13 दिन के बाद आप ये सब करते हो, कम से कम हो जाता सब कुछ, लेकिन वो कर रहे हैं। और मूल बात क्या है, क्या अखिलेश यादव सचमुच राजनीतिक तौर पर बड़े संकट में हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि ये इसी तरह की चीजें चलती रही तो जो यादव मतदाता है वो भी क्यों बचा रह जाएगा इनके साथ। भाई यादव तो धर्मप्राण होता है मूल रूप से। हमने तो जहां भी देखा है कि पुजारी जी के साथ कोई यादव जी ही होंगे जो मंदिर की व्यवस्था में लगे होंगे, हम तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो क्या वो वाला संकट अब अखिलेश जी को भारी पड़ रहा है, इसलिए पिछले कुछ समय से लगातार देखिए ये कोशिश कर रहे हो, वही बताने का प्रयास करते हैं। अब वो नमाज वाली बात पर रिएक्ट कर रहे थे कि भाई कानून सबके लिए है और सरकार तो सारे आधे काम सड़क पर ही करती है। हम भी सड़क पर ही बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए भाई, जो अगर वो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि सड़कों में नमाज हो, लेकिन अगर कभी हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? वही बात हो गई। हम तो कल भी इस बात पर सहमत थे, आज भी है कि सड़कों पर नहीं हो, सड़कों पर नमाज नहीं हो, कोई भी उस तरह की बात उसको छोड़ दिए। अखिलेश यादव जी को कुछ बैलेंस साधना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या अखिलेश जी को समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करें। अब वो बड़ा मंगलवार था कल, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पूजा में भी चले गए, लंगर में भी चले गए, लेकिन उससे फिर इधर का भी मन थोड़ा सा अटका रहता है ना कि नमाज को लेकर कैसे बैलेंस करें। तो वो दोनों चीज़ों में उनका अटकाव है। अब उस अटकाव से भटकाव से कहाँ तक पहुँचेंगे, और इसलिए वो सीधी बात नहीं करते। तंज की बात वो इसलिए भी अक्सर करते रहते हैं कि उससे सीधा जवाब नहीं होगा ना। या तो वो कह देते कि भाई ये भी मत करिए, क्यों ये कर सकते थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब सरकार ने कोई जगह ही नहीं दे रखी है तो ये भी कर लें, लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ा सा तो उनको दोनों तरफ ही ध्यान देना ना। पूजा करने में क्या है, कर लेते, लंगर पर जा रहे हैं, हनुमान जयंती पर जा रहे हैं। एक बात, राहुल गांधी बहुत मंदिर जाते थे, फिर उसके बाद लोगों ने जब उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई इससे एक तो फायदा नहीं हो रहा आपको,
दूसरा नुकसान भी हो रहा है, तो फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर अभी इस बीच थोड़ा थोड़ा फिर जाने लगे हैं। देखिए जैसे आपने कहा ना, कल तो गए ये अखिलेश यादव के लिए कैच 22 वाली सिचुएशन है। हाँ वही। लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी इस तरह के पॉलिटिकल बाउंसर पे हुक करते और मिड विकेट पे कैच हो जाते। अखिलेश यादव ने उसको डक करने की कोशिश की, उन्होंने उस बॉल को खेला ही नहीं, बचा लिया। और बचाने में आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का संकट हम समझ सकते हैं कि जिस तरह का पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में लगातार रहा है, ममता बनर्जी के साथ अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने के चलते, उस तरह का यूपी में नहीं है। तो अगर उस तरह का ध्रुवीकरण हो गया, और जैसे योगी जी ने अपनी चाल पहले चल दी है, 80-20 वाला आरोप तो बहुत पहले से लगता रहा है, लेकिन अगर नमाज वाला बयान अचानक आया है और उसका प्रभाव चुनाव में दिखता है, तो अखिलेश यादव के लिए संकट की घड़ी होगी। इसलिए भी होगी कि कांग्रेस का दबाव लगातार बढ़ेगा ज्यादा सीटों के लिए, और अखिलेश यादव चाहे बंगाल का नतीजा देख लें, चाहे बिहार का देख लें, चाहे महाराष्ट्र का देख लें, कांग्रेस को ज्यादा हिस्सेदारी दे करके अपनी संभावनाएं और ज्यादा कमजोर नहीं करना चाहे। अब इसमें आपको एक अलग एलिमेंट मिला, वो मैं दिखाता हूं। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली, उसके 23 विधायक जीत करके आए, और उसको प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा अलाइज में सबसे ज्यादा मंत्री पद भी मिले, उसको 5 मंत्री बनाए गए। अब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने वो केरल वाला एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है, मुस्लिम वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने केरल का उदाहरण लिया। एएमआईएम के एक नेता ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में तो केरल से ज्यादा मुसलमान है। बिल्कुल ठीक है, अगर मुसलमान वोटर एक मुसलमानों की पार्टी केरल में अपने लिए सरकार में हिस्सेदारी ले सकती है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर उनके बिना सरकार नहीं बन रही थी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकती है, मुसलमान वोटर ऐसा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को 40 से 50 सीटें जिताकर दे दीजिए। ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिए कि हमारे बिना, मतलब मुस्लिम विधायकों के बिना कोई भी सरकार ना बन पाए। लोग कहते हैं अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाएं तो क्या सरकार बना लेंगे? हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। आपने देखा कि आज केरल में नई सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हुए हैं और 5 मंत्री बनाए गए हैं। केरल में बगैर मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी 25% है। उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24.6% मुसलमान पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस के 40-50 विधायक जिता के दे दें, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिस तरह केरल में सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई। अगर आप उत्तर प्रदेश में मजलिस को जिताने में कामयाब होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कोई सरकार नहीं बन सकती बगैर आपके सहयोग के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई सत्ता में साझेदारी की लड़ाई है। जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर जनता, अगर लोग सहयोग देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी। सपना देखना गैर कानूनी भी नहीं है, मेरी लाल के सपने हैं। हाँ, और दिन में देखना भी अपराध नहीं है। आसाम में 40% आबादी मुसलमानों की, बंगाल में 30%। नतीजा आपके सामने है वो, लेकिन उन्होंने इसलिए केरल का उदाहरण चुना है। जी प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं तो सिर्फ बड़े दुखित होकर सुन रहा था और ये कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में इतिहास के छात्र और आप लोग भी रहे हैं, सब जानते हैं कि ये जो पूरी एक कोशिश थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेपरेट क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन की, उसी प्रकार की ये भावनाएं फिर से भड़काई जा रही। मुझे नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कितने इस प्रकार से सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम विधायक ही बनाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा है। और भारत में जो सांप्रदायिकता की नींव पड़ी, कितनी मजबूत नींव हो गई और भारत का क्या हाल हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार के बातचीत से तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता ये कह दूं, और मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये जो हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि अगले साल यूपी में चुनाव, ये सब हम जानते हैं। तो मुझे एक वो कहावत पहले हमारे यहाँ कहते थे कि दुविधा में दोनों गए,
और माया मिली ना राम, तो मुझे लगता है ना सत्ता मिलेगी ना राम मिलेगा। इनका तो ये हाल इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि ये स्पष्ट है ही नहीं कि किन मुद्दों पर। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि विपक्ष लोगों को क्यों नहीं ला रहा है, तो बात जिन मुद्दों की होनी चाहिए वो मुद्दे लाए नहीं जा रहे। जिन मुद्दों से भारत का विकास होगा उन मुद्दों पर कोई प्राथमिकता वो एमआईएम के नेता थे प्रोफेसर साहब, और उनकी लाइन, अवैसी साहब की लाइन बड़ी क्लियर है। वो तो कह रहे हैं अपनी लीडरशिप बनाओ, अपनी लीडरशिप मतलब मुस्लिम आदमी इसका जिताओ। मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े करो, इसके अलावा और क्या है? ये बहुत, इसको मुझे तो लगता है कि ऐसी बातों पर कोई वक्तव्य भी देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत में इस प्रकार की बातें हो रही हैं और वो तब हो रही हैं जब हम विश्व में अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ते जा रहे हैं, वो तब हो रही है जब हमें एक विश्व पटल पर एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता है कि एक आप इसी पर देखिए, आप ओवैसी साहब का और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्र सरकार के किरण रिजिजू, इनके बीच में एक वो चला, संवाद चला। किरण रिजिजू ने एक जगह ये कहा कि अगर आप मुस्लिम आबादी को देखें और उसके हिसाब से देखें दुनिया में कितने देश बनते हैं उस आबादी के, तो आप दुनिया की छठी सिक्स लार्जेस्ट कंट्री होते। भारत के सारे मुसलमान अगर एक जगह देश बनाकर रहते होते तो वो उस आबादी के हिसाब से उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे देश में पारसी को अगर आप देखें तो वो 52 से 53 हजार है। तो वो एक गांव में या एक टाउन में, छोटे कस्बे में रहने लायक आप उसको बता सकते हैं। लेकिन एक ऐसी आबादी जो दुनिया की 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, 6th लार्जेस्ट कंट्री होता बाय पॉपुलेशन, और एक कस्बे बराबर आबादी, दोनों को इक्वल राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं, दोनों को हमारे यहां पर अलग करके नहीं देखा जाता, दोनों के पास माइनॉरिटी स्टेटस है। तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे शायद कि भाई मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, बहुत अंतर है। फिर जो है उन्होंने लिखा कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे सिंपल गणित का सवाल पूछता हूं, 80% या 14% बड़ा कौन है? तो बड़ा मतलब 80%, मतलब हिंदू ज्यादा है, तो इस हिसाब से हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो जो भी नॉन हिंदू है वो माइनॉरिटी हो गया। यह ओवैसी साहब ने लॉजिक दिया। फिर उन्होंने कहा कि मंत्री जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को आर्टिकल 30 का उनका अधिकार जो है वो ना मिल पाए। इस पर फिर जवाब दिया किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि देश में, भारत में अगर आबादी किन्हीं दो समुदायों की कम हुई है आजादी के बाद से, तो वो या तो हिंदू है या पारसी है, बाकी किसी की आबादी घटी नहीं। एब्सोल्यूट परसेंटेज में आबादी सबकी बढ़ी ही हुई है। फिर लेकिन एक लाइन लिखी है उन्होंने, आप लोग उसको कैसे देखेंगे? उन्होंने लिखा है, डियर असद ओवैसी साहब, यू आर द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन इंडिया। किरण रिजिजू लिख रहे हैं, you are the tallest Muslim leader in India as you always speak for Muslim rights. But remember, Congress has become a Muslim League party. Although Muslims may be notified as minorities in India, but don't let them feel small because their number would be 6th largest country. उनको माइनॉरिटी का एहसास ना कराइए, वो बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन उन्होंने कहा आप सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं इस वक्त देश के। बयान भी है रिजिजू जी का, सुन लीजिए। 20 करोड़ से ऊपर का मुसलमान का संख्या और 52,000 लगभग पारसी का संख्या, दोनों माइनॉरिटी है। अगर मुसलमानों का जनसंख्या को अलग राष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा, इतना बड़ा मुसलमानों का संख्या है। और पारसी का संख्या देखेगा तो एक गांव का बराबर है। 52,000 53,000 का लगभग पारसी का पॉपुलेशन इस देश में बच गया है, और दोनों माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए मिला है कि इस देश में हिंदुओं का जनसंख्या लगभग 80% है। कौन सही, किरण रिजिजू जी या ओवैसी जी? किस वाले मामले में? अलग अलग मामले हैं, अलग अलग मामले। बताइए फिर। देखिए, ओवैसी जी का तो बड़ा सीधा सा है कि उनको एक नैरेटिव सेट करना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को लीडरशिप दी, लेकिन हिंदू उनकी चिंता नहीं करता है, इसलिए आप हमको नेता मानिए। और रिजिजू जी का क्या कहना है कि भाई मुसलमानों की चिंता कौन करेगा, ये संविधान तय करेगा, ये नेता तय करेंगे, लेकिन मुसलमानों के नेता आप हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ रहे हैं ना? ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमानों का नेता मैं हूं, दूसरा कोई आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे नेता मानिए। यानी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी सबसे आई, और रिजिजू जी कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े नेता हैं, तो दोनों एक मत है, तो मान लिया, अलग अलग नहीं है। एक बात, तो बीजेपी मानती है कि ओवैसी जी मुसलमानों के सबसे मानना चाहती है, मन की इच्छा है कि ओवैसी जी के अलावा कोई और मुसलमानों को मानना बड़ा नेता चाहिए नहीं। नहीं,
चाहती है ये। मैं कह अब रहा हूं चाहिए नहीं। सर आप अपने मन की बात कीजिए, अभी रिजिजू जी और ओवैसी जी की भाई उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी तोल दिए बराबर हाँ, भाई, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस से बड़ा नेता आप हो। बीजेपी चाह रही है, लेकिन अब इसके आगे की बात जो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं वो तो ठीक बात है ना भाई। 20% जिसकी आबादी हो वो भला अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा एवरी नॉन हिंदू इज अ माइनॉरिटी। नहीं, अब ये तो देखिए, ये कहने की बात है, ये तो कोई भी आप कह दीजिए कि फलाना जी हैं, इसके अलावा सब जो है मतलब 4 लोग बैठे हैं या कहीं 100 लोग बैठे हैं, तो जो भी सबसे बड़ी संख्या उससे छोटे वाले सब माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जो संख्या के आधार पर, समाज के आधार पर, उनकी जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके आधार पर वो उसको सहेजने की जरूरत है। इसको आप समझिए। अल्पसंख्यक का मूल मतलब ये तो भारत में जैसे और अवधारणाएं फ्रॉड निकाली गई, वैसे ही इसको अल्पसंख्यक वाली भी अवधारणा फ्रॉड निकाल दी गई। मेरा स्पष्ट मानना है इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है। जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, उनके पास अवसर है, उनकी सरकार है, उनको इस दर्जे को समाप्त करना चाहिए और उसकी शुरुआत उसी से हो सकती है जिसके वो मंत्री हैं। ऐसा आप विचार भी है कभी, आपको लगता है सरकार? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल विचार होगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की भारत में कोई आवश्यकता नहीं। माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए भाई मुसलमानों को। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही, सिखों को, पारसियों को, जैनों कोई को। तो एक तरीका निकालेंगे। 1%, 2%, 3%, 5%। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। 5% से ज्यादा का कोई माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? एक बात और की असदुद्दीन ओवैसी ने, अब ये मैं नहीं समझ पाया कॉन्टेक्स्ट कहां से ला रहे थे वो, ये कि अगर मंत्री जी का लॉजिक मान ले, देन हिंदी स्पीकर्स कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ कनाडा एंड यूएस। हिंदी स्पीकिंग वाला तो माइनॉरिटी कहां है? एक हिंदी स्पीकिंग ने कभी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो कभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, होते हैं, लेकिन linguistic कभी minority मांगा होते नहीं हैं। ना। बहुत सारी जगह पर है। हैं पूरा पुलिस और इसको लिंग्विस्टिक रिलीजियस लेवल पर भी देखिए ना, linguistic- मतलब वो जो तर्क है वो अलग तरीके से है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी पर भी नंबर को यदि रिजिजू साहब की बात को माने तो फिर जम्मू कश्मीर में हिंदू को माइनॉरिटी में नहीं देना चाहिए। हिंदुओं का तो माइनॉरिटी स्टेटस है जम्मू कश्मीर में, वो 28% है वहाँ पर। देश में तो 15% ही हैं मुसलमान। आपको एक बड़े देश में 150 करोड़ में 20 करोड़ लोग बड़े लग रहे हैं। सर माइनॉरिटी के आधार पर मिलता क्या है? एक बात मैं बहुत नहीं, कितने हिंदू हैं सर जब नहीं मिलता ना। नहीं माइनॉरिटी अगर स्टेटस कोई की बात है। माइनॉरिटी स्टेटस है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई माइनॉरिटी नहीं स्टेटस है मैं आपको कह नहीं रहा हूं, पता तो ये उसको मिलता गलती क्या है। है? नहीं वो तो अलग चीज है। रिजर्वेशन मिलता है। वो तो मुसलमान भी यही कह रहे हैं। रिजर्वेशन उनको मिलता क्या है। मिलता है? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ, पहले इसको स्पष्टता से नहीं, नहीं माइनॉरिटी मिलता है, स्टेटस सर, है। आप कहाँ और अभी जो कह रहे हैं? वैष्णो मनाही देवी- कर रहे हैं, कह रहे नहीं। नहीं, माइनॉरिटी बात तो स्टेटस है। और अभी जो वैष्णो देवी का जो कॉलेज का जो विवाद हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन की बात हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत वो अलग नहीं था हूँ सर। कि आप माइनॉरिटी बोल लीजिए, को मैं बताता आबादी के नहीं सर, वो मुसलमानों तो के बात फायदे- ये थी कि वो अलग जब था। वो वैष्णो देवी मुसलमान- कॉलेज वाली बात हुई थी तो उसमें तो मांग की गई थी वो एकदम अलग था कि भाई इसको फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना लो हाँ, तो ना। वो इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा? क्योंकि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में है। तो दर्जा नहीं है सर, वो ये मैं नहीं ये है सर, मैं यही दर्जा तो है। कह रहा हूँ। वो दूसरी बात कह रहा हूँ। चलिए, anyway, अब ये बात- fact ये तो मैं check दूसरी- करना पड़ेगा। वो सबसे दूसरी बड़ी बात बात कह मैं रहा हूँ सौरभ जी, कि एक बार मुसलमानों की- 10 सेकंड की बात की नहीं, वजह से मैं बाहर हूं, बिल्कुल। दूसरी बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये माइनॉरिटी स्टेटस का जो क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है ना, दर्जा है, कॉन्सेप्ट से निकलना चाहिए। वो एक बड़ी आबादी के तौर पर, इतनी बड़ी आबादी है, वो जब तक माइनॉरिटी स्टेटस में रहते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, उससे आप मेन स्ट्रीम में शामिल सर, होने में victimhood पैदा होता रहता है। विक्टिमहुड पैदा रहता है। इसलिए मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी ऐसी की ऐसी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था संविधान ने दे रखी है, उसमें काम कर रहे हैं। और ये सरकार को अल्पसंख्यक मंत्रालय तो 15 साल पहले बंद कर देना चाहिए। आप बजट देखिए, उन्होंने तो 500 करोड़ बढ़ा दिया है। चलिए बताएं सर। नहीं देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं कि ये कहना कि ओवैसी टॉलेस्ट लीडर हैं, मैं सबसे पहले तो उसी से असहमति व्यक्त करता नहीं, हूं। वो तो कांग्रेस के लिए टॉलेस्ट लीडर वो होता है जिसका एक जनाधार हो, एक व्यापकता हो, जिसमें एक विस्तृत एक सोच हो। मुझे लगता है कि वो एक सांप्रदायिक नेतृत्व तो कर सकते हैं, नेता हो सकते हैं, टॉलेस्ट नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट यही भी कह दूं कि माइनॉरिटी की अवधारणा इतनी सामान्य नहीं है कि कोई मेजॉरिटी नंबर है। आप देखिए, ये ओवैसी साहब चुनाव कहाँ लड़ते हैं? ये चुनाव वहीं जाकर लड़ते हैं जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, चाहे वो बिहार का ऊपर वाला इलाका हो, सीमांचल वाला इलाका हो, या वहीं से जीत भी वहीं से इनके लोग भी जीत पाते। इसका मतलब ये है कि ये करते तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हैं और ठेकेदारी इन्होंने माइनॉरिटी के लिए रखी है।
माइनॉरिटी को जितना हार्म ऐसे लोग कर रहे हैं उतना और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है सर। नहीं, रिजिजू साहब को टॉलेस्ट लीडर, तो रिजिजू साहब ओवैसी जी को टॉलेस्ट लीडर नहीं मान रहे, वो तो कांग्रेस को मुस्लिम लीडरशिप को खारिज करने के लिए ओवैसी साहब को लीडर बना तब ये तो उनका उन्हीं के प्रति था। देखिए, जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके तहत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन वर्गों की, जैसे मुसलमानों की 20%, 18% जो भी है, उतनी आबादी वाले वर्गों को माइनॉरिटी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, वो देश में उनके हित में। दूसरी बात, जो टॉलेस्ट लीडर वाला कंसेप्ट जो बीजेपी ने या रिजिजू ने जो प्रोजेक्ट किया है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एसपी है, आरजेडी है, टीएमसी है, उनको नुकसान पहुंचाने वो के लिए उनको है। पॉलिटिकली सूट करता और है, इस मामले में ये कि ये वोट उन बड़ी पार्टियों की बिल्कुल। बजाय इनको जाए। लेकिन भारतीय मुसलमानों की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी तक बहुत कम जगह हैं जहां विशुद्ध माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के साथ मुसलमान खड़े हो रहे हैं।